मेरे YouTube चैनल में आप सब लोग का स्वागत है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि मेरे वीडियो आप सब लोग को अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों क्या चल रहे थे, आज मैं चौहान वंश चल रहा था। कहाँ कहाँ के पढ़ लिए दोस्तों, सांबर के चौहान पढ़ लिए, फिर अजमेर के पढ़ लिए दोस्तों, फिर रणथंभौर के चौहान पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे जालौर के चौहान दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? जालौर के चौहान। आ जाओ दोस्तों, जालौर के चौहान पढ़ते हैं दोस्तों। बोर्ड पे ध्यान देना सब। चौहानों का प्रारंभिक मूल स्थान कौन सा था दोस्तों? चौहानों का प्रारंभिक मूल स्थान था सांबर। क्या था दोस्तों? चौहानों का प्रारंभिक मूल स्थान क्या था दोस्तों? सांबर। यहाँ पर ही 551 में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी। फिर दोस्तों 1113 में अजयराज के समय चौहान कहाँ गए? अजमेर में आ गए दोस्तों। कब? 1113 में। और चौहानों की एक शाखा नाडोल चली गई थी दोस्तों। कहाँ पर? चौहानों की एक शाखा और थी जो कहाँ चली गई थी? नाडोल। कहाँ पर चली गई थी दोस्तों? नागौर। फिर अजमेर से चौहान कहाँ चले गए थे? रणथंभौर में। किसके समय? गोविंद राज के समय। अब दूसरी शाखा जो थी नाडोल। नाडोल में किस नागदौल शाखा का संस्थापक कौन था दोस्तों? शाखा का संस्थापक कौन था दोस्तों? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह यहाँ सांबर को छोड़कर 950 ईस्वी में कहाँ चला गया था दोस्तों? लक्ष्मण सिंह कहाँ? नाडोल चले गए थे। कहाँ पर? और नाडोल में ही चौहानों की शाखा की स्थापना की दोस्तों। कहाँ पर? नाडोल में। किसने की? लक्ष्मण सिंह ने। और लक्ष्मण सिंह ने ही नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर बनाया था, जो जालौर के चौहानों की क्या है? कुल देवी दोस्तों। क्या है? जालौर के चौहानों की कुल देवी कौन सी है दोस्तों? आशापुरा माता। और यह मंदिर किसने बनवाया था? लक्ष्मण सिंह ने। और नाडोल शाखा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? लक्ष्मण सिंह ने 950 ईस्वी में। कब दोस्तों? 950 ईस्वी में। इसी में आगे चलकर लक्ष्मण सिंह के बाद हुआ है अल्हड़ दोस्तों। क्या हुआ है? अल्हड़। और अल्हड़ का ही पुत्र कौन था दोस्तों? कीर्तिपाल। कौन था? कीर्तिपाल। देखो पहले चौहान खाते सपाद सांबर में, फिर एक शाखा कहाँ आई? अजमेर। फिर एक शाखा कहाँ गई? रणथंभौर। फिर इधर एक शाखा कौन सी आ गई? नाडोल के चौहान हो गए। फिर इन्हीं में एक था अल्हड़ का पुत्र। कौन था दोस्तों? अल्हड़ का पुत्र था कीर्तिपाल, जिसने जालौर में आकर चौहानों की स्थापना की थी। ये नाडोल शाखा इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ताकि आगे जाके अपने को क्लियर हो कि ये चौहान भी कहाँ से हैं? यहाँ सांबर से, सपाद से ही आए हैं दोस्तों। ठीक है। अल्हड़ का पुत्र कौन था दोस्तों? कीर्तिपाल, जिसने जालौर में चौहान वंश की नींव रखी थी दोस्तों। कब? 1181 में। परमारों को हराकर चौहान राजवंश की स्थापना की थी। यहाँ पर 1181 में किसने की थी दोस्तों? कीर्तिपाल चौहान ने। कीर्तिपाल चौहान ने की थी दोस्तों। बिजोलिया। हाँ, अब जालौर की बात कर लेते हैं कि बिजोलिया विलेख के अनुसार क्या है कि बिजोलिया विलेख के अनुसार लिखा गया है कि जालौर का पहले नाम क्या था? जबालीपुर। क्या था दोस्तों? जबालीपुर। क्या नाम था पहले? जबालीपुर। क्योंकि यहाँ पर जाली ऋषि रहा करते थे। कौन दोस्तों? जाली ऋषि की तपोभूमि रही है, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया? जबालीपुर। प्रारंभ में इसका क्या नाम था? जबालीपुर। किस और फिर इसका आगे जाके नाम जालौर पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर जाल वृक्ष अधिक है दोस्तों। क्या कौन से वृक्ष अधिक है? जाल वृक्ष। जाल वृक्ष अधिक होने के कारण इसका नाम। जब पुनः रिपीट करता हूँ कि सांबर से कहाँ पर आ गए? नाडोल आ गई एक शाखा अजमेर गई। नाडोल को लेकर आए लक्ष्मण सिंह। कब? 950 ईस्वी में दोस्तों। फिर यहाँ पर चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? लक्ष्मण सिंह ने। जालौर के चौहानों की कुल देवी कौन है दोस्तों? आशापुरा माता। इन्हीं आगे चलकर एक शासक हुआ अल्हड़। अल्हड़ का पुत्र था कीर्तिपाल दोस्तों। कौन था? कीर्तिपाल, जिसने 1181-82 में जालौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। किसकी की थी दोस्तों? जालौर में चौहान वंश की स्थापना। फिर बिजोलिया विलेख के अनुसार जालौर का पहले क्या नाम था? जबालीपुर, क्योंकि यह जाली किसकी? जाल ऋषि की तपोभूमि थी। कौन सी दोस्तों? जाल ऋषि की तपोभूमि थी। फिर इसे जालौर कहने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जाल वृक्ष अधिक थे दोस्तों। कौन से वृक्ष अधिक थे? जाल वृक्ष अधिक थे दोस्तों। फिर चलते हैं दोस्तों कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने 1181-82 में यहाँ परमार शासक को हरा दिया था। किसको? परमार शासक को हरा दिया और जालौर वंश की नींव रखी। कहाँ पर? जालौर में। और जालौर दुर्ग को अपने अधीन कर लिया दोस्तों। और जालौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। और ये कहाँ पर है? सोनगिरा पहाड़ी पर है दोस्तों। जालौर दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? सोनगिरा पहाड़ी पर। इसे क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी भी कहते हैं दोस्तों। और सवरणगिरी तो किसे कहते हैं? जैसलमेर के दुर्ग को।
क्योंकि वह पीले पत्थर से निर्मित है दोस्तों। कौन सा? जैसलमेर का दुर्ग पीले पत्थर से निर्मित है, इसलिए वह सोने की जैसे चमकता है, इसलिए उसे स्वर्णगिरी कहते हैं, गोल्डन फोर्ट कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी दोस्तों, क्योंकि यह सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ पर इसी कारण सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहाँ के चौहान क्या कहलाए दोस्तों? सोनगिरा चौहान कहलाए। यह शाखा क्या कहलाई दोस्तों? चौहानों की सोनगिरा चौहान कहलाई। इसका स्थापना किसने की थी? 1181 में। किसने की थी दोस्तों? कीर्तिपाल ने। किसने? कीर्तिपाल ने। और ने बात लिखी है दोस्तों, किसने? मनोज नैनसी जी ने नैनसिरी ख्यात में लिखी है। नैनसिरी ख्यात अपनी पहली ख्यात है दोस्तों। कौन सी? नैनसी जी ख्यात राजस्थान की पहली ख्यात है। ये जो नैनसी जी ख्यात है, ये जो क्या है? राजस्थान की पहली ख्यात है। इसके लेखक कौन है? मनोज नैनसी, जो कि कहाँ रहते थे? मारवाड़ के जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे दोस्तों। मारवाड़ के जसवंत सिंह के दरबार में रहते थे। ये भी आप याद रखना कि मनोज नैनसी जी कहाँ रहते थे? मारवाड़ के जसवंत सिंह के दरबार में रहते थे। इन्होंने इसी में एक लिखा है कि कीटू एक महान शासक है दोस्तों। क्या है? कीटू एक महान शासक है। कीर्तिपाल का ही नाम क्या है दोस्तों? कीटू। तो क्या मनोज नैनसी ने क्या कहा है कि कीटू एक महान शासक है। कीटू एक महान शासक है दोस्तों। और सुंदा पर्वत अभिलेख भी मिलता है, जहाँ पर सुंदा माता का मंदिर है ना दोस्तों, जहाँ पर प्रथम रोप वे है सुंदा माता का, वहां पर एक अभिलेख मिला है दोस्तों, सुंदा पर्वत पर अभिलेख। उसमें भी कीर्तिपाल शासक की बात की गई है दोस्तों। कीर्तिपाल शासक की बात की है, और उसमें उसको किसकी? राजेश्वर की उपाधि दी गई है दोस्तों। किसको? कीर्तिपाल को किसकी उपाधि दी गई है दोस्तों? राजेश्वर की उपाधि दी गई है। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि कीर्तिपाल ने कहां पर? नाडोल से सीधे कहां पर आ गए दोस्तों? कीर्तिपाल परमारों को हरा दिया और 1181-82 में जालोर दुर्ग पर अतिक्रमण कर लिया। जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। और यह किस पर स्थित है? सोनगिरा पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहाँ के चौहान क्या कहलाए दोस्तों? सोनगिरा चौहान कहलाए दोस्तों। क्या कहलाए? सोनगिरा चौहान। आगे चलकर आता है चौचिंग देव दोस्तों। आगे चलकर कौन सा शासक आता है? कीर्तिपाल की इतनी बात है दोस्तों, क्या है कि यह परमार शासक को हराया था, जालोर दुर्ग को अपने अधीन कर लिया 1181 में। और यह सोनगिरा पहाड़ी पर मुनोत नैनसिरी ख्यात, क्या मुनोत नैनसिरी ख्यात में मुनोत नैनसी लिखता है कि कीटू एक महान शासक है। और सुंदा माता पर्वत अभिलेख के अनुसार इसे किसकी उपाधि मिली थी दोस्तों? राजेश्वर की उपाधि मिली थी। तो कीटू अपने आप में एक महान शासक हुआ है, जो कि अपने नाडोल को छोड़कर नए राज्य की स्थापना करता है, उस पर अधिकार कर लेता है दोस्तों। फिर आगे चलकर हुआ है चाचिंग देव दोस्तों। कौन हुआ है दोस्तों? चाचिंग देव। चाचिंग देव भी दोस्तों महान शासक है। क्या है कि चाचिंग देव जो हुआ है वो भी क्या है दोस्तों? महान शासक है। क्योंकि इस समय दिल्ली के जो बड़े राजा, दिल्ली के दो बड़े शासक हुए हैं दोस्तों। एक कौन हुआ है दोस्तों? नसरुद्दीन हुआ है, और एक क्या हुआ है? बलबन। जब इंडिया में पढ़ोगे कि इसने लौह रक्त की नीति अपनाई थी दोस्तों। क्या? लौह रक्त की नीति अपनाई थी, और 40 दुर्ग को इसने समाप्त कर दिया था, क्योंकि यह गुलाम शासक था। इल्तुतमिश का गुलाम शासक था दोस्तों बलबन। ये इंडिया हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। तो क्या हुआ है कि चौचिंग देव एक शासक हुआ है, आगे चलकर कीर्तिपाल के से आगे चलकर चौचिंग देव एक शासक हुआ। और दिल्ली के दो शासक हुए इस शिक्षा में। एक तो क्या हुआ है दोस्तों? नसरुद्दीन अहमद, और एक क्या हुआ है दोस्तों? बलबन। इन दोनों की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि जालोर पर आक्रमण कर सके दोस्तों। क्या कि चौचिंग देव इतना महान शासक था कि इन दोनों की हिम्मत नहीं हुई थी कि जो है जालोर दुर्ग पर आक्रमण कर सकते। आरपीसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि वह कौन सा शासक है जिसके समय नसरुद्दीन महमूद और बलबन ने जालोर पर आक्रमण नहीं किया। इसलिए ये याद रखना दोस्तों, कौन सा शासक था? चौचिंग देव दोस्तों। कौन सा था? चौचिंग देव, जिसने दिल्ली के शासक भी आक्रमण नहीं कर सकते थे, इतना महान शासक हुआ है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों क्या? सामंत सिंह। चौचिंग देव के बाद आता है दोस्तों सामंत सिंह। सामंत सिंह के समय जलालुद्दीन खिलजी था। तो दिल्ली का शासक कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। वही जलालुद्दीन खिलजी जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था और रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पाया था, और जाते हुए क्या कहा था कि मैं एक ऐसे 10 दुर्गों को मैं एक मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता दोस्तों। वही कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण कर दिया था। कहाँ पर दोस्तों? सांचौर में। सांचौर कहाँ दोस्तों? सांचौर में, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं? पंजाब। ये सांचौर को क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का पंजाब। सांचौर पे आक्रमण कर दिया था।
तो सामंत सिंह, और सामंत सिंह के साथ कौन था दोस्तों? सारंगदेव भागेरा। कौन सा था दोस्तों? सारंगदेव था। कौन था? सामंत सिंह के साथ कौन था दोस्तों? सारंगदेव था। इन दोनों ने आक्रमण कर दिया था और जलालुद्दीन खिलजी को हरा दिया था दोस्तों। क्या? जलालुद्दीन खिलजी यहाँ से भी हार के गया था, रणथंभौर दुर्ग से भी जलालुद्दीन खिलजी हार के गया था दोस्तों। तो सामंत सिंह को यहाँ से याद करना है क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी को इसने हराया था दोस्तों। किसने? सारंगदेव की सहायता से। किसके? सारंगदेव की सहायता से। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ, फिर इसके बाद महान शासक पढ़ेंगे। यहाँ पर एक शासक और हुआ है दोस्तों, कान्हड़ देव। कौन हुआ है दोस्तों? कान्हड़ देव, जिसी के समय सिवाना का साका हुआ और जिसी के समय किसका साका हुआ? जालोर का साका। सिवाना का साका 1308 में हुआ और जालोर का साका 1311 में हुआ दोस्तों। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ। पहले चौहान वंश पहले कहाँ थे दोस्तों? चौहान का मूल स्थान क्या था? सपादलक्ष या सांबर। फिर यहाँ पर एक शाखा चौहानों की एक शाखा कहाँ गई दोस्तों? अजमेर में। कब आई? 1113 में। एक शाखा कहाँ चल गई दोस्तों? नाडोल में। किसके समय? लक्ष्मण सिंह। कौन हुआ है दोस्तों? लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह ने यहाँ पर किसका निर्माण करवाया? आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण करवाया। लक्ष्मण सिंह कब आया था दोस्तों? 950 ईस्वी में नाडोल के चौहानों की शाखा का संस्थापक रहा है। कौन दोस्तों? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह के आगे जाकर शासक हुआ दोस्तों अल्हड़, और अल्हड़ का ही पुत्र था कौन दोस्तों? कीर्तिपाल। अल्हड़ का ही पुत्र था कीर्तिपाल, जिसने 1181 में जालोर दुर्ग को परमारों को हराकर अधिकार कर लिया था। और जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। जालोर दुर्ग सोनगिरा पहाड़ी पे होने के कारण यहाँ के चौहान क्या कहलाए दोस्तों? सोनगिरा चौहान कहलाते हैं। और मुनोत नैन सिंह ख्यात में मुनोत नैन सिंह जी बताते हैं कि केतु एक महान शासक हुआ है दोस्तों। क्या हुआ है? केतु एक महान शासक हुआ है। और सुंदा माता पर्वत अभिलेख के अनुसार, क्या? सुंदा माता पर्वत अभिलेख के अनुसार इसे राजेश्वर की उपाधि दी गई है, इसलिए यह साबित होता है कि यह महान शासक है अपने समय का दोस्तों। और बिजोलिया अभिलेख के अनुसार पहले इसका क्या नाम था? जबालीपुर, क्योंकि यहाँ पर कौन रहते थे दोस्तों? जाल ऋषि रहते थे। कौन रहते थे दोस्तों? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जालोर का पहले क्या नाम था? जबालीपुर। यहाँ पर कौन रहते थे? जाल ऋषि की तपोभूमि थी ये, और जाल वृक्ष अधिक होने के कारण इसका नाम बाद में क्या पड़ गया दोस्तों? जालोर पड़ गया। ठीक है दोस्तों। जालोर में एक महान शासक और है, कौन सा दोस्तों? फिर हम पढ़ते हैं जालोर में कान्हड़देव सोनगिरा दोस्तों। कौन? कान्हड़देव सोनगिरा। कान्हड़देव सोनगिरा के समय दिल्ली का शासक कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कान्हड़देव सोनगिरा के समान। कान्हड़देव भी एक महान शासक हुआ है दोस्तों। ये जो जालोर दुर्ग है ना, ये दिल्ली और गुजरात के मध्य स्थित है। ऐसा ही समझ लो कि यह शॉर्टकट रास्ता है दिल्ली से गुजरात जाने का। तो कोई भी राजा या कोई भी शासक इसे जीतना जरूर चाहेगा दोस्तों। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना कहाँ जा रही थी? गुजरात। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ना जालोर से रास्ता मांगा था दोस्तों। किससे? कान्हड़देव सोनगिरा से अलाउद्दीन खिलजी ने रास्ता मांगा था। तो रास्ता देने से मना कर दिया था दोस्तों, क्योंकि उससे बहुत से कारण है कि इसकी सेना जाते हुए रास्ते में जितने मंदिर होते हैं उसको तोड़ देती है, अत्याचार करती है दोस्तों। और सोनगिरा नहीं चाहता था कि उसके राज्य में कोई भी जनता परेशान हो, उसका प्रजा कभी परेशान हो। तो इसने मना कर दिया था और वह मंदिरों को तोड़ देती थी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना मंदिरों को तोड़ देती थी, इसलिए इसने अपने राज्य से रास्ता देने के लिए मना कर दिया था दोस्तों। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ से होते हुए, चित्तौड़गढ़ का शासक था दोस्तों समर सिंह से रास्ता मांगा था, और समर सिंह ने रास्ता दे दिया था। और साथ में समर सिंह को इसने टैक्स भी दिया था दोस्तों रास्ता देने के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना जाते समय तो चल जाती है कहाँ? चित्तौड़गढ़ से होते हुए यहाँ चल जाती है दोस्तों गुजरात। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ से होते हुए सेना गुजरात चल जाती है और वहां पर सोमनाथ मंदिर को लूटती है, और मंदिर के जो शिवलिंग थे ना उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है, और उस शिवलिंग को लेकर दिल्ली जाती है, लेकर आती है दोस्तों। कहाँ? उस शिवलिंग के टुकड़ों को क्या लेकर आती थी दोस्तों? दिल्ली। क्योंकि ये धर्म विरोधी लोग थे। कौन से दोस्तों? ये धर्म विरोधी लोग थे, और अपने ही लोगों में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ऐसा करते थे कि हिंदुओं को मंदिरों को तोड़ देते थे दोस्तों। तब जब ये सेना आ रही थी
तो ये सेना गुजरात के वो जालौर के पास से गुजर रही थी दोस्तों, जालौर के पास से गुजर रही थी। कौन सी? ये जो अलाउद्दीन की सेना आते टाइम कहाँ से गुजर रही थी दोस्तों? जालौर से गुजर रही थी। यहीं पर यह सेना कहाँ से गुजरी थी दोस्तों? जालौर से। तो कानर देव का एक सेनापति था दोस्तों, तो कानर देव ने पूछा, उसे कानर देव को पता चल गया था कि सेना शिवलिंग के टुकड़े लेकर आ रही है और मंदिरों, हिंदुओं के मंदिरों को। तो सेनापति था जेता देवड़ा दोस्तों। कौन था? जेता देवड़ा। और अलाउद्दीन का जो सेनापति था वो कौन सा दोस्तों? उल्लू खां। कौन सा दोस्तों? उल्लू खां। उल्लू खां ने, जेता देवड़ा ने ना उल्लू खां पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? उल्लू खां पर आक्रमण कर दिया और जो शिवलिंग के जो टुकड़े थे उसको छीन लिए और इसकी धन दौलत को भी छीन लिया दोस्तों। कहाँ? ये जो धन लूट कर लेके आए थे उसको भी छीन लिया और जो शिवलिंग के मंदिर की मूर्तियां थी, उन जिस शिवलिंग के टुकड़े थे उसको भी छीन लिया और जालौर में जितने भी टुकड़े थे उतने शिव जी के मंदिर बनवाए थे दोस्तों जेता देवड़ा और कानर देव ने। फिर उल्लू खां यहाँ से सीधा कहाँ चल गया दोस्तों? अलाउद्दीन के खिलजी के पास। कहाँ पर? अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। तो अलाउद्दीन खिलजी को सारा वर्णन बताया। तो उसी टाइम तो अलाउद्दीन खिलजी जालौर दुर्ग पर आक्रमण नहीं करता, क्योंकि वह उस समय कहाँ? 1301 में तो कहाँ पर दोस्तों? रणथंभौर में। कहाँ पर दोस्तों? 1301 में तो रणथंभौर में व्यस्त है और 1303 में कहाँ पर दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ? चित्तौड़गढ़ का साका हुआ है। 1301 में तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ का साका किया? रणथंभौर का। और 1303 में चित्तौड़गढ़ का साका किया। फिर जब चित्तौड़ को जीत लिया, रणथंभौर को जीत लिया, उसके बाद उसके विचार आया कि अब जालौर दुर्ग पर विजय करेंगे। क्या दोस्तों? अब जालौर दुर्ग की ओर कूच करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, उनका एक शासक हुआ है दोस्तों 1305 में। 1305 में वह जालौर पर आता है। क्या नाम था? मुल्तानी। क्या नाम था दोस्तों उसका? अलाउद्दीन खिलजी का एक शासक हुआ अलाई उल मुल्तानी, जिसने 1305 में जालौर में आया था दोस्तों, जालौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए। यह एक कूटनीतिज्ञ भी था दोस्तों। क्या था? कूटनीतिज्ञ भी था। इसने कानर देव चौहान से बातचीत की दोस्तों और उसे संधि के लिए राजी कर लिया कि चित्तौड़गढ़ वाले नहीं जीत पाए और रणथंभौर वाले नहीं जीत पाए, तो उसने जैसे भी करके कन्वेंस कर लिया और संधि कर ली 1305 में। किससे? कानर देव चौहान से संधि कर ली। कौन सा था दोस्तों शासक? आइल उल मुल्तानी था दोस्तों। कौन सा शासक था? आइल उल मुल्तानी ने संधि कर ली दोस्तों। तो कानर देव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अब संधि कर ली कि संधि के तहत तो दरबार में जाएगा। तो एक दिन ऐसे ही दरबार लगा हुआ था जिसमें कानर देव चौहान भी था। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई हिंदू शासक नहीं है जो मेरी मुकाबला कर सके, मेरे से युद्ध कर सके। क्या कहा था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे बड़े दरबार में? वहीं पर कानर देव चौहान भी था कि हिंदुओं में ऐसा कोई हिंदू शासक नहीं है जो मेरे मुकाबला कर सके दोस्तों। सब मेरी जूती तरह, मैंने सबको मेरी जूती तले रोन दिया है दोस्तों। क्या कहा था कि हिंदुओं में ऐसा कोई हिंदू शासक नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके, मैंने सबको जूती की तरह रोन दिया है दोस्तों। तो कानर देव भी वही था। तो कानर देव ने कहा नहीं अलाउद्दीन खिलजी, मैं ही एक मैं शासक ऐसा हूँ जो लड़ सकता हूँ, और उसे भरे दरबार में चुनौती देते हुए कहाँ पर आ गया दोस्तों? जालौर में आ गया। कैसे? युद्ध करने के लिए मैं तैयार हूँ, आप जालौर दुर्ग पर आक्रमण करो दोस्तों। आप जालौर दुर्ग पर आक्रमण करो। अलाउद्दीन खिलजी को भरे दरबार में चुनौती देकर कानर देव जालौर आ गया था दोस्तों। मुनोद नैन्सी अलग ही बात बताता है कि मुनोद नैन्सी ऐसे कहता है, मुनोद नैन्सी अलग ही बात बताता है। मुनोद नैन्सी ऐसे कहता है कि कानर देव नहीं गया था दरबार में, कानर देव का पुत्र था दोस्तों विरम देव। कौन था? विरम देव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गया था। वहां पर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन गया था? विरम देव। तो अलाउद्दीन खिलजी की विरम देव एक स्मार्ट लड़का था दोस्तों। क्या था? स्मार्ट। वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी दोस्तों। कौन? फिरोजा। कौन थी दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा। फिरोजा को विरम देव पसंद आ जाता है दोस्तों। क्या आ जाता है? कि फिरोजा को विरम देव पसंद आता है और वह अलाउद्दीन खिलजी से कहते हैं कि मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ, मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी दोस्तों कौन सी? फिरोजा। फिरोजा को वहां दरबार में विरम देव पसंद आ जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी से फिरोजा कहते हैं कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जब विरम देव को पूछा गया तो विरम देव ने दरबार में तो हाँ कर लिया था कि मैं इससे शादी कर लेता हूँ, लेकिन ये वहीं से विरम देव रातों रात फरार हो गया दोस्तों।
कहाँ पर, रातों रात फरार हो गया और जालोर दुर्ग में आ गया दोस्तों। कहाँ पर, जालोर दुर्ग में आ गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने संदेश भेजा, तो वहां पर कानड़ देव चौहान और विरमदेव ने मना कर दिया कि हम धर्म विरोधी शादी नहीं करेंगे दोस्तों, काफिरों से हम शादी नहीं करते दोस्तों। क्या, काफिरों से हम शादी नहीं करते। तो जालोर दुर्ग पर आक्रमण का एक ये भी कारण है। और एक पहला कारण कौन सा था दोस्तों, वो शिवलिंग की लूट ली थी उल्लूक खां से। फिर 13 अलाउद्दीन खिलजी ने फिर सेना भेजी दोस्तों कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। वह जालोर की कुंजी थी दोस्तों सिवाना दुर्ग की। कौन सी थी दोस्तों, सिवाना दुर्ग, जहां पर कानड़ देव के भतीजे थे दोस्तों, भांजे और भतीजे कौन थे, सातल और सोमदेव। कौन थे दोस्तों, सातल और सोमदेव थे। कमालुद्दीन दुर्ग ने 1308 में, कहां पर, 1308 में सिवाना दुर्ग को जीत लिया। और 1308 में सिवाना का क्या हो गया दोस्तों, साका। कब हुआ सिवाना का साका, 1308 में, सातल और सोम के नेतृत्व में दोस्तों। और यहाँ पर फिर किसका आधिपत्य हो गया, कमालुद्दीन गुर्ग का। किसका आधिपत्य हो गया दोस्तों, कमालुद्दीन गुर्ग का आधिपत्य हो गया। अब कमालुद्दीन धीरे धीरे दोस्तों आगे बढ़ेगा। फिर 1311 में कहा, अलाउद्दीन खिलजी के समय कहाँ का, जालोर का साका हुआ दोस्तों। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि दो कारण है जहाँ पर जालोर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने के। पहला कारण है कि उल्लूक खां, पहला कारण तो है कि रास्ता नहीं दिया मालवा और गुजरात को जाने के लिए दोस्तों, या दक्षिणी भारत में जाने के लिए उसने रास्ता नहीं दिया। दूसरा कारण होता है कि जब सेना वापस लौट रही थी तो शिवलिंग, सोमनाथ में जो शिवलिंग की मूर्तियां थी उनको इसने दोस्तों जेता देवड़ा ने वो शिवलिंग की मूर्तियां लूट ली थी और उनका उल्लूक खां का धन भी लूट लिया था। तो वह उल्लूक खां किसके समझ आता है, फिर अलाउद्दीन खिलजी को सारा वर्णन बताता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उस समय बिजी रहता है, कहाँ पर, रणथंभौर दुर्ग में भी रहता है दोस्तों 1301 में और 1303 में। फिर 1305 में दोस्तों क्या, 13 जीता है, कहाँ पर, आइल उल मुल्तानी को 1305 में जालोर में बैठता है। आइल उल मुल्तानी सेनापति के साथ साथ भी कहते हैं कूटनीतिज्ञ भी था। उसने कैसे भी जैसे करके कानड़ देव को से संधि कर ली दोस्तों। फिर कानड़ देव वहां दरबार में गया तो विरमदेव से फिरोजा को ने पसंद कर लिया, लेकिन विरमदेव से शादी नहीं करना चाहता था, उसने मना कर दिया। यह भी एक बड़ा कारण है। फिर 1300 कब दोस्तों, 1308 में सेनापति कौन था दोस्तों, कमालुद्दीन गुर्ग। कौन था दोस्तों, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में दोस्तों, किसके नेतृत्व में, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में 1308 में दोस्तों। अब 1308 में सिवाना का साका होता है दोस्तों। कब होता है, सिवाना का साका हो जाता है। साका, सातल देव और सोमदेव ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और कमालुद्दीन गुर्ग उस पर अधिकार कर लेता है दोस्तों। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में क्या दोस्तों, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सिवाना का साका हुआ था। कब, 1308 में। 1308 में सिवाना का साका हुआ। सिवाना को दोस्तों जालोर की कुंजी कहते हैं। क्या, कि यदि जालोर दुर्ग को जीतना है तो सबसे पहले सिवाना दुर्ग को जीतना पड़ेगा। सिवाना दुर्ग में कौन से दोस्तों, सातल और सोमदेव। कौन थे दोस्तों, सातल और सोमदेव थे। कौन से, सातल और सोमदेव। ये भतीजे थे, किसके, भतीजे किसके दोस्तों, कानड़ देव के। कानड़ देव के भतीजों ने सातल और सोमदेव पर, सातल और सोमदेव थे जिसने सिवाना पर अधिकार कर रहे थे या सिवाना के सेनापति थे दोस्तों। तो कमालुद्दीन गुर्ग ने यहाँ पर 1308 में आक्रमण कर दिया। तो केसरिया तो किसने किया था दोस्तों, केसरिया तो किया था दोस्तों सातल और सोम ने। और जौहर किसने किया था दोस्तों, मेणादे ने जौहर कर दिया था। और सिवाना पर अधिकार किसने कर लिया था दोस्तों, सिवाना पर अधिकार कर लिया था कमालुद्दीन गुर्ग ने। और यहीं से कमालुद्दीन गुर्ग धीरे धीरे दोस्तों आगे बढ़ेगा और आगे चलकर 1311 में क्या होगा, जालोर का क्या होगा दोस्तों, साका। किसके नेतृत्व में, कानड़ देव के नेतृत्व में दोस्तों। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि 1308 में कमालुद्दीन गुर्ग ने, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था दोस्तों कमालुद्दीन गुर्ग। कौन था, कमालुद्दीन गुर्ग, जिसने सिवाना पर आक्रमण कर दिया था। और सातल और सोम के नेतृत्व में सिवाना का साका हुआ दोस्तों। और केसरिया किसने किया दोस्तों, सातल और सोमदेव ने। और जौहर किसने किया था दोस्तों, मेणादे ने किया था। फिर कमालुद्दीन गुर्ग ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया और आगे चलकर कमालुद्दीन गुर्ग और अलाउद्दीन खिलजी दोनों सिवाना 1311 में कहां पर, जालोर पर आक्रमण करेंगे। और फिर जालोर का साका होता है कब, 1311 में। कमालुद्दीन गुर्ग और अलाउद्दीन खिलजी दोनों आते हैं आक्रमण के रूप में। कौन से दोस्तों,
कमालुद्दीन एक तो कौन आता है दोस्तों, कमालुद्दीन गुर्ग, और दोस्तों कानड़ कौन आता है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ये दुर्ग के चारों ओर घेराबंदी करते हैं दोस्तों। जालोर दुर्ग का दरवाजा ऐसा है जो कोई नहीं तोड़ पाया है दोस्तों। और ये कुंभलगढ़ का दुर्ग है दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग को एक बार ही जीता गया है। किसने जीता है दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग को एक बार ही जीता है दोस्तों। अकबर के समय किसने, शाहबाज खान ने। काम कब जीता था दोस्तों, 1577 में। कब जीता था, 1577 में शाहबाज खान ने जीता था। कब, अकबर के समय था। और जालोर दुर्ग का दरवाजा कोई नहीं तोड़ पाया था दोस्तों। जालोर दुर्ग की घेराबंदी कर दी तो वह उस दुर्ग के चारों मतलब कुछ समय तक तक घेराबंदी कर रखी थी। फिर एक सेनापति हुआ है दोस्तों, सेनापति कौन, कानड़देव का सेनापति हुआ है दहिया बीका दोस्तों। कौन हुआ है दोस्तों, दहिया बीका। इस सेनापति ने ना गद्दारी कर ली दोस्तों। किससे, यह अलाउद्दीन खिलजी की सेना से मिल गया दोस्तों। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा कि जालोर दुर्ग के अंदर कैसे घुसा जाए, तो जब दहिया बीका ने बताया कि जालोर दुर्ग बहुत मजबूत है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसकी एक दीवार क्या है, कमजोर है, कि वह मिट्टी से बनी हुई है दोस्तों। क्या, कि इसकी एक दीवार कमजोर है। और मुझको ये नहीं पता पर वह कहाँ से कमजोर है। तो फिर बताओ, फिर कहा कि फिर क्या काम, किस काम के, तो कुछ तो बता। तब उसने कहा कि यदि कमजोर दीवार होगी ना, वहां पर मिट्टी से बनी होगी, तो आपने सुना है राई, जो सरसों के दाने के समान आती है, राई है ना, एक ही रात में उग जाती है। मतलब कि बाकी दीवार पक्की है, लेकिन यदि कहीं पर कच्ची दीवार हुई तो वहां पर अगर राई बिछा दोगे तो वह राई अंकुरित हो जाएगी एक ही रात में। तब राई मंगाई गई दोस्तों। राई बहुत महंगी बिकी, मतलब कि रातों रात राई के भाव बढ़ गए थे उस समय। तभी तो कहा जाता है कि जालोर दुर्ग राई के भाव ही बिक गया था दोस्तों। फिर एक सुबह जालोर दुर्ग के लिए ऐसे भी कहा जाता है कि कोई एक व्यक्ति सुबह आया होगा राय लेके कि से अलाउद्दीन खिलजी के पास कि साहब राय ले लो। तो उसने कहा होगा कि ले लो इससे राय 1 रुपए के भाव में, लेकिन वो बोल रहा था रात को तो 100 रुपए केजी बिकी है राय। तो तब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि राय के भाव रात ही गए। क्या दोस्तों, राय के भाव रात गए। ऐसे समझ लो कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये हिंदी को कहावत है। और राय के भाव रात गए राजस्थान की कहावत है दोस्तों। ये जालोर दुर्ग के लिए कही गई है कि जालोर दुर्ग राय के भाव ही बिक गया था। ये कौन था गद्दार शासक दोस्तों, दहिया बीका। जब दहिया बीका घर गया था, मतलब कि घर गया था, उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। और ये क्या था, नशे में था दोस्तों। क्या, दहिया बीका नशे में था। तो इसकी पत्नी ने इसकी हत्या कर दी थी दोस्तों। किसकी, दहिया बीका किसकी हत्या किसने की थी, इसकी पत्नी ने कर दी थी। लेकिन जब तक वह कनरदेव को संदेश पहुंचाती उससे पहले ही दीवार को तोड़ लिया गया था और सैनिक अंदर घुस गए थे। और 1311 में दोस्तों जालोर का साका हो गया दोस्तों। कब हो गया दोस्तों, 1311 में जालोर का साका हो गया। कानरदेव भी वीरगति को प्रभाव यहाँ पर केसर किसने किया था दोस्तों, कानरदेव ने। और वीरमदेव भी मारा गया था दोस्तों। जब वापस जा रहा था तब उसने इसको गर्दन लेके गया था दोस्तों। क्या, वीरमदेव की क्या लेके गया था, गर्दन। और उसी गर्दन को देखकर वो जो फिरोजा थी वो यमुना नदी में कूद गई थी। उसने भी आत्महत्या कर ली थी दोस्तों। इसी के साथ जालोर दुर्ग कंप्लीट होता है। मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। इसकी सर्वप्रथम चौहान कहाँ थे, सपात लग सांबर में। फिर एक शाखा अजमेर में, एक शाखा कहाँ हुई दोस्तों, नाडोल में। नाडोल में किसके समय हुई दोस्तों, लक्ष्मण सिंह के समय। फिर नाडोल में अगला शासक हुआ है दोस्तों अल्हड़। कौन हुआ है दोस्तों, अल्हड़ कौन हुआ है दोस्तों, अल्हड़। अल्हड़ के बाद कौन आया था दोस्तों, कीर्तिपाल। ये तो एक महान शासक था दोस्तों। क्या था, कीर्तिपाल आया है, कीर्तिपाल है। और उसके सुंदा माता अभिलेख में भी है। इसे राजेश्वर की उपाधि दी गई है कीर्तिपाल को। जिसकी राजेश्वरी की उपाधि दी गई है दोस्तों। राजेश्वरी की उपाधि दी गई है। फिर इसके बाद शासक हुआ है दोस्तों कौन, कानरदेव। कानरदेव के समय 1308 में सिवाना का साका हुआ। सिवाना का साका किसने किया, सातल और सोम ने। केसरिया तो किया सातल देव और सोमदेव ने। और
जौहर किसने किया था? मेनादे ने। और यहाँ पर शासक किसको कौन बन गया था दोस्तों? कमालुद्दीन गुर्ग बन गया था। कमालुद्दीन गुर्ग ने 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर आक्रमण किया, लेकिन जालौर दुर्ग सबसे मजबूत दुर्ग है और कुंभलगढ़ दुर्ग भी सबसे मजबूत दुर्ग है, जिसे एक बार ही जीता है शाहबाज ने। कब जीता है दोस्तों? 1577 में अकबर के समय जीता गया था दोस्तों। और जालौर दुर्ग कभी नहीं जीता गया, इसका दरवाजा इतना मजबूत है। लेकिन दहिया बीका नामक एक गद्दार हुआ है दोस्तों। कौन? दहिया बीका नामक एक गद्दार शासक हुआ, जिसने बता दिया कि जालौर दुर्ग की दीवार कहीं से कच्ची है। तो फिर रातों रात राई मंगवाई गई और दुर्ग के चारों ओर राई बिछा दिया गया था दोस्तों। जहां से राई अंकुरित हुई वहां पर दीवार की कमजोर थी, तो पूरी सेना ने वहां पर जोर लगा दिया और दीवार टूट गई और शासक सेना अंदर घुस गई। और सेना अंदर घुसने के बाद में दोस्तों क्या हुआ कि कानर देव उनके साथ ने केसरिया धारण किया और क्या बलिदान छा यहाँ पर साका हो गया। क्या कि कानर देव के समय यहाँ पर क्या हो गया? साका हो गया। विरम देव भी वीरगति को प्राप्त हो गया दोस्तों। फिर उसकी गर्दन को फिरोजा के सामने ले जाया गया। फिरोजा ने उसकी गर्दन के साथ ही फिरोजा किसमें यमुना नदी में कूद गई और आत्महत्या कर ली दोस्तों। इसी के साथ यहाँ पर चौहानों की जालौर की शाखा कंप्लीट हो गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके मुझे बताएं दोस्तों कि मेरे वीडियो आप सब लोगों को कैसे लग रहे हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।